महुआ माझी जी को आप जानते ही हैं, संसद में जाना पहचाना चेहरा है राज्यसभा का। और मनीष जी बड़ा संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के झारखंड का एक चेहरा है और वहां के आंदोलनों में उन्होंने अपनी काफी उपस्थिति दर्ज की है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार उनको चुना और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर संसद में पहुंच चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा महुआ जी से। महुआ जी, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के दौरान राज्य के मुखिया के तौर पर, क्योंकि आपके मुखिया सोरेन साहब हैं, हेमंत सोरेन साहब हैं, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा और पद छोड़ के वो जेल भी गए, वापस भी लौटे, वापस आकर फिर मुख्यमंत्री बने और एक नई उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी है वो हमलावर है। वो हमलावर इस बात को लेकर है, खासकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, कि ये वो भ्रष्टाचार के चेहरे हैं और जनता को ये महसूस कराने की कोशिश की जा रही है कि आप इन्हें कैसे वोट देंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि झारखंड में के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है भ्रष्टाचार का, आप कैसे काट करेंगे उसकी? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जोहार, और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ईडी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कि एक आदिवासी लीडर हैं और जनता द्वारा चुने हुए बहुत लोकप्रिय लीडर हैं, उनको 5 महीने तक ईडी ने अरेस्ट करके जेल में रखा और फाइनली हमारे हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने ये कह के उनको बेल दिया कि ईडी ने 5 महीने के अंदर एक भी सबूत उनके खिलाफ उपलब्ध नहीं कराया। इसका मतलब एक निर्दोष मुख्यमंत्री को बिना किसी वजह से, बिना किसी सबूत के, सिर्फ ये कह के कि आप भ्रष्टाचारी हो, आपने जमीन पे कब्जा किया है, जबकि वो जो जमीन है उसकी प्रकृति भुईहरी है। ट्राइबल लैंग्वेज में भुईहरी उस जमीन को कहते हैं, जैसे सब आप कहें कि लाल किले पर अमुक ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल वैसा ही था वो, क्योंकि उस जमीन को ना तो कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। और उस जमीन के करप्शन के मामले में उनको 5 महीने तक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरी बात, पिछले दिनों जो एक माइंस को लेकर उन पर आरोप लगाया गया था, आपको पता होना चाहिए कि बहुत छोटा सा माइंस है और वो भी क्रशर, जैसे जो घर बनाने के लिए गिट्टी का इस्तेमाल होता है, उसका माइंस था, जिसमें एक दिन भी उन्होंने उसमें कोई मशीन तक नहीं चलाई और वो बहुत पहले कभी उसको लिया गया था। एक रिक्शा वाला भी चाहे तो उस तरह का एक छोटा माइंस अपने नाम रख सकता है इसमें। तो जब वो मंत्री थे उस विभाग के, गलती से शायद जैसे बहुत सारे रिन्यू कराए गए थे बहुत सारे माइंस को, उसमें हो गया होगा, उसमें उनको घेरा गया कि उन्होंने क्यों अपने नाम से माइंस कराया। लेकिन महुआ जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, मतलब ऐसे कैसे हो गया होगा कि मतलब अचानक से हो गया होगा और किसी को पता नहीं चला होगा? चीजें लोग साइन करते हैं कि एक दिन में एक ट्रक फाइल साइन करते, हो सकता है कहीं कहीं गलती हुई होगी। खैर, तीसरी बात मैं भ्रष्टाचार को लेकर कहूंगी कि जब भ्रष्टाचार के मामले को तूल दिया गया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचारी है, उस समय जिनको फर्स्ट अरेस्ट किया गया उन एक लेडी ऑफिसर को, पूजा सिंघल जी IAS ऑफिसर, और कहा गया कि उन्होंने सारे घोटाले इनके कार्यकाल में किए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन पर जो भी आरोप लगे, 2005 में मनरेगा घोटाले के कारण उनको अरेस्ट किया गया था और 2005 में हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो इतने दिनों तक उन्होंने उनके अंडर में काम किया, उस पर आरोप लगा, उसमें अरेस्ट हुई। अरेस्ट इस कार्यकाल में हुई तो ऐसा लगा लोगों को, पूरे देश को, कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, इसीलिए वो जेल में है। दूसरी बात, उनके नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कहा जाता है कि 100 करोड़, कुछ लोग कहते हैं कि इतना उसमें इन्वेस्ट किया गया है। जो भी है, आपको मैं बता दूं कि वो हॉस्पिटल भी इस सरकार के कार्यकाल में नहीं बना। वो हॉस्पिटल तो कोविड में इतने ज्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था और वो हॉस्पिटल भाजपा के कार्यकाल में बना था। तो ये तमाम बातें जनता के सामने नहीं आ पाती है। मीडिया, हम लोगों का मीडिया मैनेजमेंट बहुत कमजोर है और हम लोग इतने धनी पार्टी भी नहीं है कि हम लोग ये तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाए। शायद इसलिए आप लोगों के दिमाग में बात घर कर गई है कि मनीष जी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार माइक की तरफ देख रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा और मैं इसका जवाब दूंगा। मनीष जी, बहुत सारे जो आरोप आपने लगाए उसका जवाब महुआ जी ने दिया है, लेकिन एक इस पूरे आरोपों में अगर निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ एक निकल कर आता है, जितनी भी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो जेल गए, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो सभी लोग ये कहते हैं कि साहब ईडी की कार्रवाई में हमें कुछ मिला नहीं, बावजूद हमारे मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया गया। तो क्या ये लीडरशिप खत्म करने का तरीका है या फिर वाकई भ्रष्टाचार के तमाम संकेत हैं, लेकिन
अभी विपक्षी पार्टियां उसको उस तरीके से नहीं जवाब दे पा रही हैं जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है। देखिए, ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, जिसकी शुरुआत हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया था कि न खाएंगे न खाने देंगे। वहीं से इसकी शुरुआत है कि भाई इस देश में जो नहीं, ये केवल विपक्षी पार्टियों की जहां सरकारें हैं वहीं पर है या पूरे देश में लागू है? आपको किसी भी, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं पे अगर सरकार है, हाँ, तो कोई भ्रष्टाचार को उजागर करने से किसको किसने रोका है? क्या किसी को रोका तो है नहीं। आप प्रमाणित तौर पर बताएं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? नहीं, विपक्ष कहता है कि कम से कम अगर सारे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ट्रक भर जाएगा, लेकिन वहां भी उनकी सरकार एजेंसियों की और केंद्र में भी आपकी सरकारें कार्रवाई होती ही नहीं है। देखिए, अगर क्यों महुआ जी ठीक बोलो। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस या न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हाल के दिनों में जो उदाहरण आए हैं, महाराष्ट्र में जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला है, उनको 4-5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद अपने पार्टी में शामिल कराकर फिर उनको मंत्री पद भी दे दिया गया। तो भ्रष्टाचारियों को क्यों फिर भाजपा अपने पाले में कर रही है और उनके तमाम केसेस भी खत्म हो जा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप देखिए, जिनको जेल भेजा गया उनसे कितने कितने चंदे लिए गए, यहाँ तक कि बीफ कंपनियों से भी चंदे लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो अगर आप कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर उन खाने वालों को आप अपने पार्टी में लगातार क्यों शामिल कर रहे हैं? क्यों मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, क्यों टिकट दे रहे हैं? जो पॉलिटिकल कंपल्शंस किसी का भी है, अगर राजनीति को इससे जोड़ करके देखना एक अलग विषय होता है। भ्रष्टाचारी है और पॉलिटिकल सिस्टम के लोग पॉलिटिकल सिस्टम के लोग, दोनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है। आज अगर आप झारखंड की अगर विशेष करके बात करें तो ये चुनिंदा मामले हैं जो कि अभी सामने आए हैं। अभी झारखंड में शराब का घोटाला, बालू का जो घोटाला है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग, ये सब चीजों को भी सरफेस पे आना बाकी है। आप आज देखिएगा कि 5 साल का लगभग कार्यकाल खत्म हो रहा है, आज तक बालू के माइंस का रिन्यूअल झारखंड में नहीं हुआ। और जबकि बालू एक ऐसा फैक्टर है जिससे डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, वहां प्रधानमंत्री आवास भी उससे बनता है। तो ये जितनी भी बालू का उपयोग झारखंड में हो रहा है आज वो टोटली अवैध है। तो ये जो अवैध है इसकी कमाई किसको जा रही है? आज आपने आरोप सुना होगा कि अवैध कोयले का परिचालन बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। आज नक्सलवाद वापस लौट रहा है झारखंड में। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, आज केवल 2 चीज, अभी इन्होंने एक IAS अफसर को क्लीन चिट देने का प्रयास किया कि भाई उनके जो हॉस्पिटल है वो बीजेपी के समय में बना, लेकिन ये भी तो सच है कि 17 करोड़ रुपया उनके CA के पास से कैश रिकवर होता है। तो वो किस समय का था? वो डेफिनेटली वो पीछे का पैसा तो नहीं होगा। महुआ जी, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। 2 मंत्रियों के आपको हमने डिस्टर्ब नहीं किया जब आप बोल रही थी। नहीं, आपने तो इनको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि इनके मुख्यमंत्री को भीतर भेज दिया और आप कह रहे हैं डिस्टर्ब नहीं किया। इनको बोलने में डिस्टर्ब नहीं किया। आज अगर आप झारखंड में जमीन रियलिटी पे जाएंगे तो कितने जमीन जो जिसके बारे में महुआ जी जिक्र कर रही हैं कि ये जमीन खरीदा नहीं जा सकता, ये नहीं बेचा जा सकता, सोरेन परिवार पर कितने आदिवासी जमीन खरीदने का आरोप है, ये थोड़ा आप पता कर लीजिए। हमको जो जानकारी है कि ये 100 से ज्यादा ऐसे प्रतिबंधित जमीन है जिसका मामला भी चल रहा है, CBI के यहाँ भी चल रहा है और धीरे धीरे अपने लीगल कोर्स जो है वो अपना समय लेगा। तो ये प्रतिबंधित जरूर है, लेकिन इन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अभी आप देखिए, इनके एक मंत्री थे कांग्रेस के, इनके सरकार में, उनके PA के नौकर के पास से, थोड़ा आप गौर करिएगा, स्टेटस की बात मैं कर रहा हूं, कि उनके PA के नौकर के पास से 35 करोड़ रुपए कैश जब्त होता है। और क्या जब्त होता है? ट्रांसफर्स के जो रिक्वेस्ट हैं कि भाई इसको यहां से यहां करना है, वो भी पैसे के साथ लगा हुआ आज के दिन में ये जब्त होता है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये लोग क्या बहुत ईमानदार लोग हैं? इन लोगों ने पैसा लेकर के भाजपा के मंत्रियों के भी PA रह चुके हैं उसके पहले। तो वो पैसा किस समय का है, किनके कार्यकाल का है, ये पता लगाना जरूरी है। कि वो आप जब आपकी सरकार थी उस समय आप लोगों के भी PA रहे। हाँ, दो मंत्रियों के PA रहे। अब पैसा किस कार्यकाल का है उसको देखना पड़ेगा। आज वर्तमान के समय में वो किनके PA हैं
और किनके ट्रांसफर की बातें आ रही हैं, ये चीज आपको देखना चाहिए आज के दिन। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहां रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस देश में। जितने भी प्रदेश हैं, ऐसे जितने प्रदेश जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है या उनको आदिवासी बहुल्य प्रदेश कहा जाता है, आप यकीन मानिए कि आजादी के इतने साल बाद भी उन प्रदेशों में आदिवासियों की स्थिति आज भी दयनीय है। उनके पास खाने का संकट है, उनके पास रहने का संकट है, और सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं होता है तो इन प्रदेशों में होता है। आपको महानगरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हुई मिल जाएंगी। उन प्रदेशों में अगर ईंट और बालू उठाते हुए अगर महिलाएं मिलेंगी तो वो आपको झारखंड की मिलेंगी, वो आपको छत्तीसगढ़ की मिलेंगी, वो आपको उड़ीसा की मिलेंगी। और माफ कीजिएगा, उसी समाज से आए हुए लोग मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन उन लोगों की दशा नहीं सुधरती। या लेकिन और उन प्रदेशों में जल जंगल जमीन पर बड़े बड़े उद्योगपति, मैं आपको बता रही हूं कि सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर देश में कहीं निकलता है तो इन प्रदेशों से निकलता है, और वहां से वो दूसरी जगह चला जाता है। लोग अमीर बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, लेकिन आदिवासी वहीं की वहीं होता है। महुआ जी इसका जिम्मेदार बिल्कुल। आप मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जैसे उन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने पहला काम ये किया कि ऐसी ऐसी योजनाएं धरातल पर लाई, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, जिसमें कि आदिवासी गांवों में, दुर्गम जंगली इलाकों में भी सरकार के जो अधिकारी हैं वहां जाकर कैंप लगा रहे हैं, वहां पर वो तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, उनसे एप्लीकेशन ले रहे हैं, भर रहे हैं। योजनाओं की बाढ़ आ गई है, और उनका कहना है कि जब हमारा राज्य सबसे समृद्ध राज्य है, जहां हम तरह तरह के खनिज पदार्थ पूरे देश को सप्लाई करते हैं, इस राज्य को देश का नंबर 1 बनाना हमारा मकसद है। और इसके लिए उन्होंने पोटो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, डायन हत्या खत्म करने के लिए, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एसएचजी ग्रुप बनाकर उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें सब्सिडी में लोन देना, और उनके लिए एक के बाद एक, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है जो अगर ये तमाम सारी योजनाएं हैं तो बावजूद फिर झारखंड के आदिवासी पुरुष और महिलाएं बेंगलुरु में जाके मजदूरी क्यों करते हैं, दिल्ली एनसीआर में आके मजदूरी क्यों करते हैं, मुंबई में जाके मजदूरी क्यों करते हैं? और मेरा सवाल आपसे भी है, उसमें जेएमएम की सरकार नहीं, छत्तीसगढ़ जहां आपकी भी सरकार है, वहां के लोग पलायन क्यों करते हैं? कार्यकाल में 15,000 लड़कियों की तस्करी एक ट्रैफिक करने की थी, जो अभी जेल में है। जी, और इस तरह से लगातार उनके कार्यकाल में वहां महिलाओं की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सीएम हमारे हेमंत सोरेन जी आकर उस पर अंकुश लगाए हैं। अब ट्रैफिकिंग की घटनाएं आप देखेंगे बहुत कम सुनने को मिल रही है। बहुत अहम विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने अभी इनके पलायन के बारे में बोला, लेकिन अगर आप देखिएगा, अगर आप आंकड़ों से देखिएगा तो आज आदिवासियों का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। 1951 में झारखंड में 44% इनकी पॉपुलेशन थी जी, 70s में ये घट करके 36% हुई, और अभी ये 26% पर है। तो ये लगातार एक जो है एक साजिश के तहत इनके जो पॉपुलेशन है इनको कम किया जा रहा है। अब आप ये मत कह दीजिएगा, मतलब आप मानते हैं ना कि इतनी सारी योजनाएं होने के बावजूद पलायन हो रहा है, लेकिन बट आप पलायन बिल्कुल हो रहा है, लेकिन केंद्र आपको जो सरकार चीज समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार आज आपको समझने की ये जरूरत है 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया रखी है, नहीं दे रही है। कौन से लोगों ने इस देश पर सबसे ज्यादा राज किया है, ये आपको समझने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर 10 साल से केंद्र में शासन कर रही है, और अगर झारखंड का भी ये जो इल्यूजन है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है, तो मैं आपको अभी बता दूं कि अगर ये कार्यकाल को अगर आप हेमंत सोरेन जी का ले लें तो भारतीय ये आपके जो अपोजिशन है उनका कार्यकाल जो है पिछले 24 सालों में जब से झारखंड आजाद हुआ तो ये ज्यादा इनका ही शासन रहा है। और नहीं। इनके शासन को पूरा मिला दिया जाए अगर, तो ये आरोप और प्रत्यारोप चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, वो उसमें कुछ नहीं होगा। आपको अगर चुनाव भी आ गया, आपका चेहरा कौन है? चुनाव में आपका चेहरा कौन होगा बताइए? विधानसभा चुनाव नेशनल पार्टी हम लोग हैं, हाँ। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये चलता है। अभी माननीय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हम लोग उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम पर अभी चुनाव को आगे लेकर के जाएंगे। हाँ। और देखिए चुनाव का जो विषय है, मतलब जो राज्य के अध्यक्ष हैं वही आपके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? नहीं, देखिए हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा जो निर्णय है ये पोस्ट जो है इलेक्शन के बाद होता है, जब संवैधानिक तरीके से
जब हमारे एमएलए चुन के आएंगे तो वो अपना चुनेंगे। लेकिन अगर नेतृत्व अगर आप कहेंगे तो जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ही हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व महुआ जी, सोरेन साहब के नेतृत्व में महागठबंधन मान जाएगा? कोई बिल्कुल तकलीफ तो नहीं किसी को? नहीं, आप तो देखिए हैं कि 2019 में उनके चेहरे पर ही जनता ने मैंडेट दिया था जी। और अभी भी जो फिर से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसमें गठबंधन के बड़े नेताओं और उनके विधायकों के रिक्वेस्ट पर ही बने हैं। ये मीटिंग में भी आपने देखा ही होगा। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आदिवासी की हितैषी भाजपा जरूर कहती है अपने आप को, लेकिन 1,36,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि है कोयले की रॉयल्टी के, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र सरकार को लेटर लिखते रहे, लेकिन राज्य के विकास के लिए राज्य को नहीं दिया गया। तो अगर वो पैसा आ जाता तो वहां से ये जो ट्रैफिकिंग भी खत्म होती, वहां से पलायन खत्म होता और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो सकता था, टूरिज्म को डेवलप कर सकते थे। और जिन इलाकों में माइंस वगैरह है उनकी हालत भी खराब है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी कई बार हो जाती है जब माइंस को छोड़ के चले जाते हैं लोग। तो इसके लिए केंद्र सरकार दायी है। यहाँ पर जितने नहीं, लोग अब तो वैसे बैठे खुशी हैं, की बात है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर प्राप्त हुआ है अभी माइनिंग को लेकर, रॉयल्टी को लेकर, वहां तो राज्यों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि जीएसटी के पैसे टाइम से नहीं मिलता है स्टेट को। पहले तो टैक्स के पैसे स्टेट अपने पास रखते थे, लेकिन जब से जीएसटी हुआ है अब स्टेट तरसती रहती है। वो स्टेट सिर्फ तरसते हैं जो भाजपा के नहीं है। भाजपा के अलावा किसी भी विपक्षी पार्टी का स्टेट है तो जीएसटी देने में भी आनाकानी होती है, तो राज्य अपना खर्च कैसे चलाएंगे? संघीय ढांचा में सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं मिलता है ये ना, आपको- इसी ये का तो आपको ध्यान अफसोस रखना है, पड़ेगा। वो ट्रीटमेंट और नहीं मिलता है। झारखंड को विशेष करके वर्तमान सरकार को रोने की आदत है कि आप अपना क्लेम लेजिटिमेट तरीके से भी रख सकते हैं। अगर आपका कोई बकाया है तो आप उस क्लेम बार बार बहुत सारे फोरम्स हैं। लेकिन महुआ जी, महुआ जी, नीति आयोग की नहीं बैठक हुई, मिलेगा। नीति आयोग की बैठक में आपको जाना चाहिए था। देखिए, मैं कम से आपसे कम आप कहती अपने हूँ, हक की वो- लड़ाई वो कर तो सकते थे। राजनीति करने के लिए लोग नहीं जाएंगे। जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, किसी राज्य को जो आपको सरकार बनाने में मदद कर रही है उनको आप सब कुछ देना चाहेंगे और बाकी पार्टियां, क्योंकि जेल से छूटने के बाद बाकी- प्रधानमंत्री से तो मिलने चले जाते हैं देखिए, हेमंत सोरेन, बहुत महत्वपूर्ण लेकिन विषय नीति आयोग है। की बैठक में नहीं जाते। प्रोटोकॉल देखिए, है, एक वो बहुत करना महत्वपूर्ण चाह रहे विषय हैं। पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जी कि देखिए ये जो जेएमएम जो है ये एक परिवारवादी दल है। जी, अभी हेमंत सोरेन जी जेल गए, जेल से वापस आए तो इन्होंने एक बहुत सीनियर लीडर वहां चंपई दा को वहां मुख्यमंत्री बनाया। जेल से वापस आए, अभी चुनाव 2-3 महीने के अंदर होना है, लेकिन 3 महीना भी ये सत्ता से अपने आप को अलग नहीं रख पाए। देखिए ये तो वो क्या गठबंधन के कसूर नेताओं के था? रिक्वेस्ट चंपई से दा हुआ का है। क्या कसूर था? उतने सीनियर वो लीडर हमारे हैं। वरिष्ठ तो लीडर हैं अगर और आप देखिए, पार्टी में- चुनाव कौन कौन लड़ता है? शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, अभी कल्पना सोरेन जी, बसंत सोरेन जी। तो ये एक मैं आपको बता दूं, पारिवारिक पार्टी है। परिवारवाद का आरोप हमें और है। परिवार एक बड़ा में हथियार है लोग बीजेपी के इसको पास बोल रहे हैं। परिवारवाद का। मेरे और पास आप एक देखिए लिस्ट कि है। आपने- आप कहते तो मैं लेके आ आपने जाती जब कहा कि उसमें किस आदिवासियों तरह की से हालत- परिवारवाद को बढ़ावा ये दिया कैसे जा हुई? रहा जब है। आदिवासियों की नहीं, मैं- हालत जो मनीष जी, आपने सुनिए कही- क्या करिए। मैं बोलना चाहूंगी कि भाजपा का भी एक बड़ा सा लिस्ट हमारे पास है। अभी मैं लेकर आई नहीं तो पढ़ के सुना देती कि वहां पर भी किस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है। चाहे आप सिंधिया परिवार की बात करें या ऐसे बहुत सारे परिवार है, मैं अलग से क्या नाम दोनों लूं? परिवारवाद का या- डिफरेंस यहाँ आपको तक कि समझना पड़ेगा। हर एक जगह- है देखिए, चूंकि इनका पैदा परिवारवाद हुआ- अलग है, आपका परिवारवाद अलग ऐसा है। नहीं जो- होता जो है। आप अपने पैदा हिसाब से हुआ, परिभाषाओं को सोरेन गढ़ लेते परिवार हैं। बिल्कुल आप नहीं। अपने हिसाब से परिभाषाओं को गढ़ लेते हैं, विपक्ष का आरोप है। लेकिन अगर देखिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा भी आप अपने अभी- हिसाब से जैसे गढ़ लेते हो, आप- परिवारवाद की आपको- परिभाषा मैं भी आप आपको अपने एक हिसाब से उदाहरण गढ़ दे लेते रहा हो। हूं। हमारे सम्मानीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हाँ। उनके पुत्र भी जो है हमारे एमएलए हैं ये आपके यूपी से। हाँ। आप देखिए वो कैसे आए हैं, नीचे से, बिल्कुल नीचे से युवा मोर्चा तो के यहाँ अध्यक्ष भी थे। सब लोग नहीं, तो नीचे हवा से में उड़ के आते कौन हैं। आया? यहाँ भी आप सब लोग बसंत- संघर्ष करके कल आते हेमंत हैं। सोरेन हवा में उड़ के आ अभी गए। कल्पना वो सोरेन भी तो जी- संघर्ष अच्छा, करते वो हुए आए। तो कल्पना सोरेन जी विधायक बन कहाँ के से आई आई है हैं? ना। बस अब ये अभी तुरंत अच्छा, का एग्जाम्पल क्या- है। क्या कल्पना उनकी सोरेन गलती जी है कहाँ कि से वो आई हैं? कौन उस सा परिवार संघर्ष से किया belong उन्होंने? करती है। कौन सा संगठन में काम किया? अच्छा, अगर कहाँ डॉक्टर राजनीति का बेटा करती थी? डॉक्टर वो क्यों किचन बनता से है? क्योंकि निकली उसको और बचपन से वो सीधे-सीधे स्किल उन्होंने मिल जाता चुनाव है। लड़ा। तो ये इंजीनियर का परिवारवाद बेटा भी है। इंजीनियर बनता है देखिए, मैं क्योंकि आपको उसको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो संज्ञान में लाया था उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं कि आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधरी। बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वैसे नेता जो आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनकी आप स्थिति देख लीजिए। आज सोरेन परिवार की स्थिति देख लीजिए, कितने बिजनेसेस हैं इनके नाम से,
कितनी जमीनें हैं इनके नाम से। ऐसा तो अभी तक आम कुछ आदमी- साबित नहीं हुआ। आम ऐसे तो आप आदमी ही लोग जहाँ है कहते वही हैं। खड़ा रहा। आप लोग लेकिन साबित ही नहीं कर पा इन्होंने रहे हैं। झारखंड में आप लोग ऐसे आदिवासियों की राजनीति अनावश्यक रूप करके से आज आरोप कहाँ लगाते से हैं। कहाँ लेकिन तक का आजादी के यात्रा बाद से तय देखिए, है। आरोप आजादी लगाते के हैं। बाद से चाहे वो आपका घोषणा पत्र संकल्प पत्र हो या इनका घोषणा पत्र संकल्प पत्र हो, अगर उसकी आप योजनाओं को उठा के देख लेंगे और उन योजनाओं में जो पैसा खर्च किया है, अगर उसको खर्च ना करते हुए आदिवासियों के परिवार और उनके सदस्यों में अगर एफडी कर दी होती ना, तो अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होते। आज आप वो पैसा अगर- जाता कहाँ है पता ही नहीं आज चलता। अगर आप आदिवासियों के सही मामले में हितैषी हैं तो आप संथाल परगना जा करके देखिए कि आदिवासियों का जमीन का क्या हो रहा है, हमारी आदिवासी बहनों के साथ क्या हो रहा है। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, इनके साथ शादी कर रहे हैं, बाद में इनको 56 टुकड़ों में काटा जा रहा है, इनके जमीन को कब्जा किया बड़ा जा रहा है। गंभीर आरोप है ये- और मैं- संसद मैं- में संसद में ये आज- निशिकांत दुबे ने भी आज आरोप का- लगाया। मैं आज आपको- का ये सच्चाई अच्छा, है। अगर ये अपना बोलना अभी करे एक तो मैं कॉलेज में बोलूंगी। पाकुड़ में, मैं आपको अभी स्मरण कराना चाहूँ, 2 दिन पहले का है कि एक पूरा कॉलेज का हॉस्टल जो है ये आंदोलन इस विषय पर करना चाहता था, अपनी बात को रखना चाहता था। रात में 12:30 बजे पुलिस जाती है और बेरहमी से इन स्टूडेंट्स की पिटाई करती है। क्यों? क्योंकि ये धरना प्रदर्शन करने वाले थे कल बांग्लादेश के घुसपैठ को अच्छा, लेकर। एक छोटा सा आज सवाल। पूरा डेमोग्राफी बदल गया। छत्तीसगढ़ में 15 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या वहां पर नक्सलवाद खत्म कर लिया? बीजेपी की सरकार थी वहां, आज किया? बिल्कुल नक्सलवाद कम हुआ है छत्तीसगढ़ उसके में। बावजूद भी आज अगर आप वनवास कल्याण आश्रम आपका संघ चलाता है, आप संगठन सुकमा चलाता है। इलाके को अगर छोड़ दें, हाँ। सुकमा के इलाके को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में पिछले जितने दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उग्रवाद को बहुत कम किया गया। अरे अगर कमाल आप कर रहे हैं आप, झारखंड- राजनांदगांव जो डॉक्टर रमन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां तक नक्सलवाद है साहब, कहां से आंकड़े लाते हो अगर आप मैं बहुत दिनों तक रह के आया हूं अभी जी, छत्तीसगढ़ में। जी। अगर आप मध्य प्रदेश के सुकमा बालाघाट तक नक्सली हैं। सुकमा के इलाके को अगर आप देख लें, वो कंसेंट्रिक वहीं पर है, चूंकि उसका भौगोलिक टेरेन वो उसी प्रकार से है। मैं तो और राजनांदगांव तक बहुत की बात सारे- कर रहा हूं। मैं समझता हूं ये राजनांदगांव के से सटा हुआ ही इलाका है। जी। लेकिन आप देखें कि पिछले 15 सालों में या 20 सालों में किस प्रकार से धीरे धीरे करके कम हुआ है। कहाँ कम अब हुआ आप है? झारखंड के एग्जाम्पल लें, कहाँ कम रघुवर दास जी के शासन में लगभग उग्रवाद का सफाया हो गया था। जी। आज वो पुनः किसके शासन में जन्म ले रहा है? उग्रवादियों की घटना बढ़ रही है, जी। पिछले 5 सालों में बढ़ी है। कौन बढ़ावा दे रहा है? क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इनसे? तो आज अगर पहले झारखंड की की तुलना में वर्तमान सरकार को नक्सलवाद आप बिल्कुल ही देखें खत्म है। तो अभी ये आपको लॉ एंड कोई ऑर्डर ऐसी में घटना फेल सुनाई है। नहीं देगी। अच्छा, झारखंड में सभी खत्म हो गया, प्रकार- छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। बढ़ रहा है अच्छा, छत्तीसगढ़ इनकी में, सरकार है और वहां खत्म हो गया और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां बहुत बढ़ रहा सारे है। इलाकों में तो बिल्कुल खत्म हो गया है। एक आध इलाके में जो जिसका कॉरिडोर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा से लेके इधर अभी मैं हमारा परसों स्टेट की और बात नेपाल करता तक, हूं। वहां पर कुछ परसों लोग हैं हमारे जो उधर से इधर आना कॉन्स्टिट्यूएंसी जाना में, करते रहते हैं। परसों की बात कर रहा हूं, परसों रात में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑल ऑफ अ सडन 2 ट्रक को जला दिया जाता है और एक जो है कोयला माइनिंग का जो इक्विपमेंट है उसको जला दिया जाता है। ये इंटरनली जो ये उग्रवाद घटना है, भी हो रही ये है। लेकिन सेंट्रल आज का आप प्रॉब्लम धनबाद है। जाएं, अगर आप धनबाद की बात कर रहे हैं तो लोग अपना जो दुकान के सामने से जो बोर्ड है, वो बोर्ड पे अपना नाम और नंबर तक मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उस नंबर को पढ़ करके 5 लाख रैंसम का कॉल जो है उस प्रकार से आ जा देखिए रहा है। बोर्ड, ये साइन जहां बोर्ड, महुआ जी, साइन ये बोर्ड से वर्तमान नाम जी हटाने का झारखंड है। काम तो भाजपा महुआ जी, का एक चीज यूपी में बताइए। किया जा रहा है, एक जिसमें चीज- साइन बोर्ड लगा के बोलना पड़ रहा है कि महुआ वो जी, दुकान में किस महुआ जाति जी, और धर्म छोटा के सा लोग प्रश्न बैठे मेरा, हैं, अंतिम कौन बेच अंतिम रहा है। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो मुलाकात करने चले जाते हैं और जहां राज्य के विकास की योजना है, जहां से फंड मिलना है, नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन साहब नहीं जाते, कारण क्या है? देखिए अगर ऐसा वो है चले जाएंगे कि- तो ये रोना कैसे रोएंगे? महुआ जी यहाँ कैसे रो पाएंगे ऐसी कि भाई बात हमारा नहीं है। पैसा नहीं नीति दे आयोग रहे की हैं? बैठक में अगर पहले भी नीति आयोग हमारे जहां माननीय पर मुख्यमंत्री जा जी करके शामिल हो बोलना चुके है, हैं। अगर मैं आपका आपको बताऊं बात claim कि माननीय genuine है, मुख्यमंत्री जी नीति जहां आयोग की बोलना है तो बैठक वहां में ये बोलना पहली बार चाहिए। नहीं था, वो बैठक तो पहले भी हुई है जी। और उन्होंने हर बार वहां मांग की है 1,36,000 करोड़ रुपए वापस करने के लिए कोयले की रॉयल्टी के, उनको नहीं दिया गया। तो वही बात बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार भेदभाव हो रहा है, चाहे आप नीति आयोग चलिए, लंबे समय से जाए विपक्ष या नहीं भेदभाव का जाए। आरोप लगा रहा है। चाहते ही नहीं है, बिल्कुल आपको विकास केवल चाहते हैं। राजनीति विपक्ष करना लंबे है। समय से अपने भेदभाव दम का पे आरोप विकास लगा हो रहा है राजनीति करना है, और आपको आने वाले विकास समय में करना है। झारखंड में चुनाव है, फिर से झारखंड में जंगल जमीन की बात होगी, आदिवासियों की हित की बात होगी, लेकिन आरोप ऐसे लगते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं महुआ जी का, शुक्रिया करूंगा मनीष जी का। अगला सत्र चूंकि आचार्य मनीष प्रमोद जी को भी कृष्ण